May I come in, sir? आइए। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. गुड ma'am. मॉर्निंग। Good morning. बैठिए बैठिए। दीपिका, Thank you, sir. जी आपने सीनियर सेकेंडरी पीसीएम से किया था, जी सर। तो क्या आप इंजीनियर बनना चाहती थी? जी सर, बनना तो चाहती थी इंजीनियर। अच्छा, फिर बाद में आपने आईटी से अगली डिग्री ली थी? जी सर। महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट से। जी सर। महर्षि अरविंद के बारे में आप कुछ बताएंगे? जी सर। बताइए। सर, महर्षि अरविंद भारत के एक योगी और दार्शनिक थे जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। ये प्रारंभ में इनके पिता चाहते थे ये भी सिविल सर्वेंट बने, परंतु इनकी इच्छा और इनका इंटरेस्ट योग दर्शन में था, तो इन्होंने ये दार्शनिक बने और इन्होंने एक पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना की और एक योग दर्शन दिया। आपने 2012 में आईटी से जब किया था? जी सर। इसके बाद आप क्या कर रही हैं? सर, 2012 में आईटी से बीटेक करने के बाद सर मैं प्रशासन के में आना चाहती थी, तो मैंने इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया था। प्रारंभ में सर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए। अच्छा। परंतु असफलता हाथ लगी तो थोड़ी निराशा हुई सर। तो उसके बाद मैंने और एग्जाम्स भी देना शुरू किया, तो 2018 में मैं बिजली विभाग में कार्यरत हूँ। अच्छा। निराशा क्यों हुई? सर 2 बार लगातार फेल होने के बाद थोड़ी निराशा हुई कि तो आपने यूं संकल्प में एक विकल्प ढूंढ लिया? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट कि कुछ ऐसा लगा कि अब कुछ आर्थिक रूप से भी खुद को सशक्त बनाना जरूरी है। लक्ष्य तो हासिल करना था, लेकिन मतलब जीविकोपार्जन के लिए। जी सर, ऐसा कहा जा सकता है। क्या काम देखते हैं आप बिजली विभाग में? सर, मैं जयपुर डिस्कॉम के एक ऑफिस में, स्टोर ऑफिस में कार्यरत हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे जितना भी मटेरियल आता है, मटेरियल की इनवर्ड और आउटवर्ड की सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करना कंप्यूटराइज फॉर्म में, और इंफॉर्मेशन बनाना और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना मेरा कार्य है। राजस्थान में बिजली का जो स्वरूप है, ढांचा जो है कंपनियों का, कौन कौन सी है, कितने डिस्कॉम हैं, जी एक पूरा बताएंगे आप? जी सर, बताइए। राजस्थान में सर मुख्यतः 5 कंपनीज हैं। पहली कंपनी है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो मुख्यतः बिजली उत्पादन का कार्य करती है। दूसरी है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जो ट्रांसमिशन का काम करती है उत्पादन से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। और 3 सर वितरण कंपनियां हैं, जिसमें है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो मुख्यतः बिजली को कंज्यूमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। उस समय पहले तो 1 महीने में ही बिजली का बिल आता था। जी सर। अब 2 महीने वापस कर दिया क्या? सर, ताकि उपभोक्ताओं पर सर इसका अलग से कोई इफेक्ट ना पड़े। ज्यादा बिल आ रहा था उसका। अच्छा। कभी कभार बिल ऐसा आ जाता है किसी के घर में तो पंखा, टीवी और 1-2 चीजें, लेकिन करोड़ रुपए का बिल पहुंच जाता है, तो क्या होता है? सर, उसमें कुछ प्रशासनिक खामियां भी हो सकती हैं, कुछ बिजली चोरी के कारण भी ये मैटर होता है। अपने राजस्थान में कितना प्रतिशत बिजली लोगों तक पहुंच चुकी है? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ध्यान नहीं है? अच्छा। चलिए, तो आपने आरएस की जब तैयारी की थी तो आपने सभी सब्जेक्ट पढ़े थे? जी सर। हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है आपको? तो जी सर, पढ़े सभी सब्जेक्ट। राजस्थान में आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको आदर्श महसूस होता है या आप आदर्श मानती हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे हिस्ट्री में हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, या कोई प्रशासन में हो? जी। किसे मानते हैं आप? सर, मुख्यतः अभी यूपी में मथुरा के कलेक्टर हैं सर, श्रीमान राजेंद्र पेंसिया, वो मुख्यतः राजस्थान के हैं। मैं उनको अपना आइडियल मानती हूँ सर। अच्छा, उनसे मिली आप? नहीं सर, मिली नहीं हूँ मैं, पर मैंने उनके कार्य, उनके बारे में पढ़ा है, उनको सुना है, उनके वीडियोस देखे हैं। तो मैं काफी मोटिवेट होती हूँ उनके। अच्छा। कि कोई जीवनी को देख करके आप भी ऐसा ही बनना चाहती है? जी सर। तो आपने आईएएस दिया था कि नहीं दिया? सर, मैंने बिना तैयारी के दिया था, तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ सर। मेरा मुख्य ध्येय अभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना ही है। ठीक जी। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से किया? जी सर। अभी भी साइंस से कुछ जुड़ी हुई हैं, कुछ पढ़ती हैं साइंस में?
सर मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान जितना सिलेबस में था उतना पढ़ा था, बाकी तो कुछ नहीं पढ़ा। दूसरा आपका ये बैचलर जो है, आपकी डिग्री बीटेक जो है, जी ये आईटी में है ना? जी सर। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? सर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इसको मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी कहा जा सकता है और वर्तमान में इसका व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो सूचनाओं का जो इतना जबरदस्त प्रसार हो रहा है, जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशंस हैं बहुत सारी, वो ह्यूमन बीइंग को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली? बिल्कुल सर, पॉजिटिवली ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, पर कुछ अर्थ में देखा जाए तो इसका नेगेटिव यूज भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी वरदान अगर आता है तो अपने साथ अभिशाप लेके ही आता है, तो दोनों तरह से कहा जा सकता है सर। नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं जी, और उन सूचनाओं से हम जो है बड़ा कंफ्यूज्ड सा हो जाते हैं। आपको लगता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ठीक से विकल्पों का चयन नहीं कर पाते, हमारी स्वतंत्रता कहीं बाधित होती है उसमें? नहीं सर, स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। हाँ, सूचनाओं के ढेरों विकल्प होने से व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो जाता है। जैसे अगर मैं अपना ही कहना चाहूँ कि अगर मुझे पढ़ने के लिए कोई टॉपिक के लिए मुझे रिसर्च करनी है, तो मैं अगर उसके लिए देखती हूँ तो मुझे ढेरों विकल्प मिलते हैं। तो एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए, कि गाइडेंस होनी चाहिए कि कैसे और कौन सी सूचना सही है, तो उसका चयन करने में थोड़ी तकलीफ होती है, दिक्कत आती है ना। अच्छा, एआई क्या है? एआई सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है? जी सर, उसमें मानव की तरह सोचने समझने की शक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इजाद करने की कोशिश की जा रही है। कंप्यूटर जो है जी, उससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी बात की जा रही है डेवलप करने की, जी वो किस तरह से भिन्न है? सर, ऐसा क्या नया करना चाह रहे हैं उसमें? कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता जैसे उसमें। अच्छा, मतलब अभी कंप्यूटर में जैसे हम इंफॉर्मेशन डाटा फीड करते हैं, अब आपका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जो रोबोट बनाएंगे या कोई कंप्यूटर बनाएंगे तो उसमें हम मानव जैसे सोचने की क्षमता भी डाल देंगे, जी उसमें फीलिंग्स भी डाल देंगे, जी उसमें डिजायर्स भी डाल देंगे, ऐसा? जी, कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता जैसे उसमें। अच्छा, फिर उस समय जैसे मान लो वो रोबोट जो है सब सोचेगा, उसी तरह से हमको बताएगा डिसीजन करके, तो फिर हम क्या करेंगे उस समय? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब जैसे कंप्यूटर आने से मानव का काम आसान हुआ है, तो उससे कार्य आसान ही होंगे। ऐसा नहीं है कि हम हमारे लिए करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जैसे जहाँ पे जरूरत है, जैसे किसी होटल में अगर हम एक रिसेप्शन पे मान लो बैठाते हैं अपन उसको, या फिर किसी और हॉस्पिटल्स वगैरह में हम उसको यूज कर सकते हैं, तो उसका एक सकारात्मक प्रयोग ही किया जाएगा, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिलता है। क्या वास्तव में ये जो कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिस तरीके से वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, क्या इस रूप में ये पॉसिबल है कि हम एक मानव खड़ा कर पाएंगे इस प्रकार का? बिल्कुल सर। मतलब वो हमारी तरह फीलिंग कर पाएगा, सोच पाएगा, सुख बिल्कुल में सर। सुखी हो पाएगा, दुख में दुखी हो पाएगा, प्रेम कर पाएगा? विज्ञान की दुनिया में सब कुछ संभव है सर। विज्ञान ने तो अभी तक तो बहुत कुछ जाना ही नहीं। क्या कहाँ तक अभी कहाँ तक विज्ञान पहुंचा? क्या कॉन्शियसनेस को जान लिया उसने? सर, संभावनाएं तो हर क्षेत्र में विद्यमान है। ये जो सिलेबस दिया है आरएस में, ये किस उद्देश्य से दिया गया है? सर, आरएस का सिलेबस मुख्यतः किसी एक प्रशासनिक अधिकारी को ढूंढने के लिए मेनली तैयार किया गया है, तो उसमें सारे पर्सपेक्टिव को देखते हुए संपूर्ण उसमें सिलेबस का समावेश किया गया है कि व्यक्ति उसमें एथिक्स के थ्रू नैतिक मूल्य सीखेगा, हिस्ट्री के थ्रू हमारे इतिहास को जानेगा, ज्योग्राफी के थ्रू जैसे मैं केवल एथिक्स की बात कर रहे हैं सर। आप एथिक्स के थ्रू उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश करना चाहते हैं। उसके बारे में जान के हमारे कैसे दार्शनिक हुए, उनके कैसे नैतिक मूल्य। तो उन सभी दार्शनिकों के जो विपरीत सिद्धांत हैं उनको पढ़ के हम सही निर्णय ले पाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे? बिल्कुल सर, उन्होंने तर्क और वितर्क के साथ अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, तो समय और परिस्थिति के अनुसार हम अगर उनके सोचे तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। दीपिका जी, व्हाट इज ई वेस्ट? मुख्यतः मैम इलेक्ट्रॉनिक जो भी गजेट्स होते हैं उनका उपयोग खत्म होने के बाद
वो जब उपयोग में लेने योग्य नहीं होते तो उसको ई वेस्ट कहा जाता है। तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे? मैम नेगेटिव इम्पैक्ट यही पड़ रहा है कि एक तो इनका कोई ढंग से समाधान नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से वेस्ट हो रहा है, तो और इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। और ये तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं ई वेस्ट तो, क्योंकि रेगुलरली एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो वेस्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो आप इसका किस प्रकार का उपाय सुझाना चाहेंगी कि ई वेस्ट को कन्वर्ट करके हम इसका कुछ पॉजिटिव यूज ले पाए? मैम ई वेस्ट का सबसे अच्छा उपाय यही है कि इनका यूज करके जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी रोबोट बनाना है तो उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढी जाए कि उनका बट रोबोट वगैरह तो बहुत कम नंबर्स में, बहुत कम काउंट में बनते हैं, जबकि जो हमारे नॉर्मल वेस्टेज है, जैसे पहले कैसेट्स बंद हुई तो एक के घर से सैकड़ों में कैसेट्स मिलती थी, फिर सीडीज बंद हुई, तो ये तो नंबर में बहुत ज्यादा है, जबकि जो हम रोबोट वगैरह की बात करते हैं तो वो बहुत ही कम होंगे। तो ऐसा कुछ कि वो ग्राउंड लेवल पर यूटिलाइज किया जा सके। सॉरी मैं नहीं सोच पा रही हूँ अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात चल रही है जी, क्यों उन्हें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया जा रहा? रोड पर अभी भी हमें नॉर्मल फ्यूल वाले, पेट्रोल डीजल वाले ही व्हीकल ज्यादा नजर आते हैं, अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेंड में नहीं आए, क्यों? मैम उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ का जो बुनियादी ढांचा है हमारे देश में वो अभी ढंग से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और दूसरा उसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, तो कॉस्ट आर्थिक रूप से हम सशक्त नहीं। बट एनवायरनमेंट के लिए तो दे आर बेनिफिशियल, तो उसको गवर्नमेंट प्रमोट क्यों नहीं कर रही है? यस मैम गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। किस तरह से प्रमोट कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को? मैम इसके लिए कोई योजना भी थी, एक्चुअली मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, अगर आप एसडीएम बनती हैं तो आप इसके लिए क्या योजना बनाएंगी? कुछ सब्सिडी देंगी गवर्नमेंट की तरफ से इन व्हीकल में, या कुछ लोन में सुविधा देंगी, क्या करेंगी? ये किया जा सकता है कि जो ये बनाने वाली कंपनीज है उनको सब्सिडी, उनके लिए जो मार्केट रूल्स है उनको इजी किया जा सकता है, जिससे कॉस्ट कम हो जाए। हाँ, उनको टैक्स बेनिफिट दिए जा सकते हैं, इस तरह से कुछ। एंड कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द 3G एंड 4G टेक्नोलॉजी? मैम 3G is for third generation technology और 4G Which technology we are using in 3G? सॉरी मैम इसके बारे में नहीं पढ़ पाई। आपकी हॉबी तो दीपिका कुकिंग है। यस सर। क्या बनाती हो? सर मदर की जितनी भी हेल्प हो पाती है तो मैं करती हूँ, तो वो घर में जितना भी खाना बनता है वो तो हेल्प अलग हो गई, आपकी हॉबी तो जिसमें आप रुचि का भोजन खिलाती हो, सब खुश होते हैं। जी सर, जो भी मैं सब चीज बना लेती हूँ। विशेषकर सबसे बढ़िया खाना कौन सा बनाती है? सर इंडियन फूड और राजस्थानी फूड दोनों। राजस्थानी फूड में सबसे महत्वपूर्ण फूड कौन सा माना जाता है? सर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वैसे दाल बाटी चूरमा को कहा जा सकता है। कौन सा चूरमा बनाती हैं आप बढ़िया? सर जो गेहूं का चूरमा बनता है वही। आप सवाई माधोपुर से हैं? जी सर। सवाई माधोपुर क्यों प्रसिद्ध है? सर सवाई माधोपुर बेसिकली अपने ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थलों के लिए और अमरूद की खेती के लिए विशेष तौर से प्रसिद्ध है। यहाँ कोई जौहर हुआ था क्या? जी सर, जल जौहर हुआ था। जल जौहर। जी। जल जौहर अग्नि जौहर में क्या अंतर है? सर अग्नि जौहर में जो महिलाएं हैं वो अग्नि में प्रवेश करती हैं, जल जौहर में किस तालाब। आज सवाई माधोपुर किस बात के लिए जाना जाता है आज? सर मेनली रणथंभौर के लिए ही जाना जाता है। रणथंभौर। यहाँ कोई मछली नाम सुना है आपने? जी सर, एक टाइगरस थी मछली। क्यों इतनी प्रसिद्ध हो गई थी? सर वो अपनी वीरता और पराक्रम के लिए फेमस थी मेनली। जब तक वो जीवित थी उसकी वजह से राज्य सरकार को हर वर्ष 3 बिलियन की आय होती थी, वो उसकी वजह से आर्थिक लाभ हुआ था, और दूर दूर से जो विदेशी सैलानी है उसको देखने के लिए कोई फिल्म भी बनी थी क्या इस पर? जी सर, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, मैं नाम याद नहीं। चलो ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।